आप सभी लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑल क्लासेस ऑनलाइन में। तो आप लोग को पता होगा एग्जाम जो कि बहुत नज़दीक आ चुका है, तो इसके लेकर के आपको लोग को लिए हम रोज का सीरीज शुरू किए हैं। यानी कि रोज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होगा सीबीटी एग्जाम के लेकर के, ठीक है। तो चलिए हम लगभग इस वीडियो में आपको लगभग 43 क्वेश्चन आपको मिलेगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग बारीकी ढंग से देखिए और समझिए, है ना। उसके बाद और आप लोग बढ़िया से बढ़िया तैयारी कीजिए जो कि एग्जाम बेहतर से बेहतर हो सके। तो चलिए हम ले चलते हैं वीडियो की ओर और इसमें क्या क्या क्वेश्चन किस प्रकार से है वो हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप बारीकी ढंग से देखने का प्रयास कीजिएगा और समझिएगा, और दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे टॉपिक पहले हम आपको बताना चाहेंगे, टॉपिक का नाम क्या है ना। तो टॉपिक का नाम जान लीजिए, इंडिक्टेंस, है ना। इंडिक्टेंस हो जाएगा और कैपिटेंस और रेजनेंस, ठीक है। इसका हिंदी आपका होता है अधिष्ठापन। क्या होता है? अधिष्ठापन होता है ना। तो और इसका क्या होता है आपका? इसका होता है आपका समाई। क्या होता है? समाई। और इसका क्या होता है? रेजोनेंस का गूंज होता है। क्या होता है? तो चलिए इनका नाम बता देते हैं जो कि किस प्रकार का इसका हिंदी नाम होता है ना। तो देख लीजिए, इसका क्या होता है हिंदी नाम। इसका होता है अधिष्ठापन। क्या होता है? अधिष्ठापन। ठीक है, हम बड़ा बड़ा लिख देते हैं, फिर से मिट जाएगा। अधिष्ठापन हो गया। और इसका क्या होता है? इसका होता है समाई। क्या होता है? समाई। ठीक है। और इसका क्या होता है? गुज। क्या होता है? गुज होता है। ठीक है। चलिए, इस तरह से आप हिंदी नाम जान चुके हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए चलिए तो एक नंबर सवाल देखिएगा आप। एक नंबर सवाल में कहा जा रहा है, कौन सा घटक धारा में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। यानी सवाल कुछ कह रहा है आपका, कौन सा घटक धारा में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। तो किसका विरोध करता है? प्रेरक का। किसका विरोध करता है? प्रेरक का। आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। चलिए, 2 नंबर सवाल देखिएगा। प्रेरक तत्व की इकाई क्या है। यानी प्रेरक तत्व जो है उसको कौन चीज से मापा जाता है। तो कौन चीज से मापा जाता है? हेनरी। किससे मापा जाता है? हेनरी से। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे ले चलते हैं। आपको 2 प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब देखिए 3 नंबर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, कौन सा कारक प्रेरक तत्व का मान निर्धारित करता है। यानी कि कौन सा कारक है, ठीक ना। क्या है? कौन सा कारक प्रत्येक का मान निर्धारित करता है। प्रत्येक का मान को निर्धारित कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कुंडल का व्यास। क्या हो जाएगा? कुंडल का व्यास। ठीक है। 4 नंबर सवाल देखिए। 4 नंबर है, कुंडल का नाम क्या है। कुंडल का नाम क्या है? तो इसका आंसर आपका डी चला जाएगा। इसका आंसर क्या चला जाएगा? डी, उच्च आवृत्ति प्रेरक। ठीक है। चलिए ठीक है। इस तरह से अगर आपको अगर कुछ दिक्कत हो अगर समझने में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर से हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। चलिए आगे ले चलते हैं। आपको 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है। चलिए 5 नंबर सवाल देख लेते हैं। ये हो गया आपका 5 नंबर सवाल। देखिए इसमें कह रहा है कि श्रेणी में जुड़े 2 प्रेरक यानी 10H और 15H के कुल प्रेरक तत्व का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये दोनों प्रेरक तत्व का क्या करना है। इस तरह से अगर सवाल पूछ देगा प्रेरक तत्व का मान बताना है, तो इसमें क्या कर देना है आपको,
जोड़ कर देना है। क्या करना है? जोड़ करना है। 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा बताइए? 25H। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर क्या चला जाएगा? डी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे ले चलते हैं आपको। 6 नंबर सवाल देखिए। एक कोई में धारा बदलने के प्रभाव पर पास के कॉइल में ईएमएफ को प्रेरित होने वाले प्रभाव का नाम क्या है? तो इसका एक कॉइल में धारा बदलने के प्रभाव पर पास के कॉइल में ईएमएफ का प्रेरित होने वाले प्रभाव का नाम क्या है? तो इसका आंसर आपका होगा डी, न्यूटन प्रेरण। ठीक है, न्यूटन प्रेरण नाम है इसका। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल क्या कर रहा है? रील रिक टैक्स की इकाई क्या है? रील टैक्स की इकाई आपका सी हो जाएगा, एम्पियर टर्न प्रति वेबर। ठीक है, चलिए 8 नंबर सवाल क्या है देख लेते हैं। चलिए 8 नंबर सवाल देख लेते हैं। ये 8 नंबर हो गया आपका। मैग्नेटाइजेशन की किस विधि का उपयोग वाणिज्य उद्देश्य को अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर आपका क्या बनेगा? ए बनेगा। ठीक है, प्रेरण विधि। 9 नंबर सवाल देखिए। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज और माध्यमिक वोल्टेज बीच क्या संबंध है? तो इसका संबंध क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। E1 इक्वल V1 एंड E2 इक्वल V2। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए 10 नंबर सवाल क्या कहता है वो देख लेते हैं आपको। चलिए 10 नंबर सवाल आपका आ चुका है। 10 नंबर सवाल देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि ट्रांसफर कोर में स्टील को सिलिकॉन स्टील की संरचना कैसे होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, स्टील 93% और सिलिकॉन सिलिकॉन कितने परसेंट हो जाएगा? 7% हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल देखते हैं। ट्रांसफार्मर में लेमिनेट कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? लेमिनेट कोर का आखिर उपयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए इसका आंसर आपका डी बताया जा रहा है, एरी करंट हानि को कम करता है, यानी कि करंट को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए 12 नंबर सवाल देखिए। ट्रांसफार्मर का प्रकार क्या है? ट्रांसफार्मर का प्रकार क्या है? तो इसका आंसर भी डी हो जाएगा, यानी उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे आपका 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? ट्रांसफार्मर के लिए पावर रेटिंग कैसे निर्दिष्ट की जाती है? ठीक है, ट्रांसफार्मर के लिए पावर रेटिंग कैसे निर्दिष्ट की जाती है? तो इसका आंसर आपका सी बनेगा, वोल्टेज एम्पेयर। ठीक है, वोल्टेज एम्पेयर। देखिए क्वेश्चन को बारीकी ढंग से आप लोग याद कर जाइएगा, जो कि क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आता है। जो भी अगर हम क्वेश्चन इसमें करवा देंगे वो 100% आपका लड़ जाएगा, इसलिए कि आप लोग को चिंता की कोई बात नहीं। आप लोग ध्यान पूर्वक ये पूरा वीडियो देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। रेटेंड वोल्टेज के नीचे संचालित करने पर ट्रांसफार्मर पर क्या प्रभाव पड़ता है ना? रेटेंड वोल्टेज के नीचे संचालित करने पर ट्रांसफार्मर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है, चलिए देख लेते हैं। सेकेंडरी वोल्टेज कम होना, यानी सेकेंडरी यानी दूसरा वोल्टेज क्या होता है? कम जाता है। 15 नंबर सवाल देखिए। किस प्रकार का ट्रांसफार्मर प्रेरित माध्यमिक वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज से कम होता है ना? तो क्या होता है? स्टेप अप, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर सवाल।
16 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है, देख लीजिए। 16 नंबर सवाल है, ट्रांसफार्मर कोर को पतले टुकड़े के रूप में क्यों बनाया जाता है? यानी कि ट्रांसफार्मर कोर को पतले टुकड़े के रूप में क्यों बनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आंसर आपका एड़ी करंट हानि को कम करने के लिए, एड़ी से जो करंट होगा उसको कम करने के लिए। ठीक है, 17 नंबर सवाल देख लीजिए। ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? ट्रांसफार्मर का नाम जो है आप याद कर लीजिए, क्या है इसका आंसर? बी है, कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 18 नंबर सवाल की ओर। 18 नंबर सवाल आपका कहा जा रहा है, उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। ठीक, 19 नंबर सवाल देखिए, इसमें चुंबकीय सामग्री में हिस्टैसिस हानि का क्या परिणाम होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि ऊर्जा की हानि होती है। ठीक है, ऊर्जा की क्या होता है? हानि होता है। चलिए 20 नंबर सवाल देख लीजिए, करंट ट्रांसफार्मर के कोर में कम प्रतिक्रिया और कम कोर अणु नुकसान क्यों होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, त्रुटि पाठक को कम करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर सवाल क्या है। चलिए आपका 21 नंबर सवाल आ चुका है। 21 नंबर सवाल देखिए, इसमें कह रहा है कि ट्रांसफार्मर पर खुला परिपथ परीक्षण से किस शक्ति हानि का आकलन किया जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि कोर नुकसान। क्या होगा आंसर इसका? कोर नुकसान। 22 नंबर सवाल देखिए, इसमें कहा जाए कि पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो किस सामग्री का उपयोग किया जाता है आपका? तो कोल्ड रोल्ड ग्रेन और ओरिएंटेड। ठीक है, चलिए 23 नंबर सवाल देख लीजिए, एक ट्रांसफार्मर में ताम्र हानि का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा। ठीक है, 24 नंबर सवाल देखिए, चौबीस नंबर आपका सवाल है, इसमें कि फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर आपका होगा ए, यानी कि स्थिर हानि को कम करने के लिए, स्थिर हानि को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर सवाल, कौन सा मान एक पिको फैराड के बराबर है? तो इसका आंसर होगा आपका डी, यानी 10 के पावर -12 फराड। ठीक है, 26 नंबर सवाल देखिए, इसमें संधारित्र की कौन सा गुण इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा संग्रहित करती है? तो इसका आंसर होगा आपका डी, कैपेसिटिव रिएक्शन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आपका 27 नंबर सवाल की ओर। लगभग 43 प्रश्न है इसमें आपका, 27 नंबर प्रश्न पे हम आ चुके हैं। देखिए, संधारित्र के मान को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? किस इकाई का उपयोग किया जाता है? फराड का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 28 नंबर सवाल देखिए, ट्रिमर संधारित्र का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका डी, फाइन ट्यूनिंग। ठीक है, 29 नंबर सवाल देखिए, स्पेस इलेक्ट्रॉनिक के लिए किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक लैटरलम प्रकार। ठीक है, चलिए 30 नंबर सवाल देखते हैं। ये आपका है 30 नंबर सवाल, ओपन सर्किट फॉल्ट होने पर इलेक्ट्रोलाइटिंग कैपेसिटर का प्रभाव क्या होता है? तो इसका आंसर होगा आपका ए, यानी कि यह कार्य नहीं करेगा, यानी कि यह कार्य को पूरा नहीं करेगा। 31 नंबर सवाल देख लीजिए, सर्किट में कुल धारिता की मान की गणना कीजिए, यानी कि धारिता की मान की गणना करना है। तो इसका आपका हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 32 नंबर सवाल क्या कह रहा है।
32 नंबर सवाल आपका, एक संधारित्र के धारिता का मान क्या होगा जिसे 35 वोल्टेज पर चार्ज करने के लिए 0.5 कूलम की आवश्यकता होगी। तो इसका आंसर आपका होगा, आपका ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 33 नंबर सवाल की ओर। चलिए आगे आपका 33 नंबर सवाल देख लेते हैं। 33 नंबर सवाल क्या कह रहा है, यदि कुंडली के बीच की दूरी बढ़ती है तो कुल प्रेरक तत्व प्रभाव क्या होगा। तो इसका आंसर क्या यानी कि बढ़ जाएगा। 34 नंबर सवाल देखिए, इसमें कहा जाएगा संधारित्र में डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेटर का कार्य क्या होता है। तो इसका आंसर आपका होगा बी, यानी कि प्लेटों के बीच किसी भी धारा के प्रवाह को रोकता है। ठीक है, 35 नंबर सवाल देख लीजिए, कह रहा है कि संधारित्र में धारिता का मान किस कारक द्वारा निर्धारित होता है। तो किस कारक द्वारा निर्धारित होता है, प्लेटों का क्षेत्र, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर कंप्लीट हुआ। चलिए आगे देखते हैं 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न में देखिए क्या है, धारिता के मान को किस तरह कम किया जा सकता है, यानी धारिता को कम कैसे किया जा सकता है। तो इसका आंसर देख लीजिए आप, प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाकर इसको क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। 37 नंबर सवाल देखिए, फटाफट देखते जाइए, समांतर में जुड़े 3 संधारित्र के लिए प्रभावी धारिता क्या होगी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 38 नंबर सवाल। 38 नंबर अब लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। 38 में विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समानार्थी शब्द कौन सा होगा। समानार्थी शब्द कौन सा होगा आपका बी, परमीएस। ठीक है, 39 नंबर सवाल देख लीजिए, एम्पलीटी को बदलने का कारण कौन सा है। एम्पलीबिलिटी को बदलने का कारण कौन सा है, तो आपका आंसर होगा बी, फ्लक्स का घनत्व। ठीक है, 40 नंबर सवाल देखिए, सर्किट का प्रतिबाधा कितना होगा। तो सर्किट का प्रतिबाधा कितना होगा, तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि 50 ओम हो जाएगा। ठीक है, चलिए 41 नंबर सवाल देखेंगे। चलिए 41 नंबर सवाल देखिए, यह है आरएलसी श्रेणी सर्किट के प्रतिबाधा की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि ये सूत्र आप ध्यान कर लीजिएगा, जेड बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट आर एक्स एल, ठीक है, माइनस एक्स सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर सवाल देखिए, किसी स्थिति को अनुनाद आरएलसी सर्किट कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। 43 नंबर सवाल देख लीजिए, एक ऐसी श्रेणी सर्किट में अनुवाद आवृत्ति को बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा आपका बी, धारिता मान को कम करके। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब और जरूर करें और शेयर भी जरूर करें। इससे क्या होगा कि हम आप लोग के लिए रोज वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और रोज बनाएंगे। आप लोग को एग्जाम है जो कि नजदीक, हम आप लोग को बहुत से बहुत हेल्प करने का प्रयास करेंगे। आप लोग भी एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, इससे हम ज्यादा से ज्यादा है ना वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, और शेयर भी कर दीजिएगा जो भी लोग होंगे आपसे जुड़े हुए। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।